हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के 3 टॉपिक को एक ही वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार क्लास 12 में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। 2024 बोर्ड में यही आएंगे। 2024 बोर्ड में 100% आने की गारंटी है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार को एक ही वीडियो में। आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो रस, छंद, अलंकार हैं ये हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई सत्र नहीं है जिसमें रस, छंद, अलंकार ना पूछा जाए। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और इस वीडियो में हम आपको इस तरह बताएंगे जैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे रस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर के पूछे जाते हैं, छंद भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं और अलंकार भी 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये तीनों टॉपिक मिल करके आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके पूरे के पूरे 6 नंबर पक्के कर देगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। हम आपको बहुत ही सिंपल डिफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे रस को। रस में आपको क्या क्या पढ़ना है? रस में आपको हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है और वीर रस पढ़ना है। अगर आप लोग इन 3 रस को पढ़ लेते हैं तो आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर आप कोई और भी रस नहीं पढ़ते हैं, बस इन 3 रस को तैयार करते हैं तो आपके 2 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको छंद में क्या क्या पढ़ना है। तो छंद में यहाँ पे आपको पढ़ना है चौपाई, ठीक है, दोहा और सुरठा। ये तीनों जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन 3 छंद को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो छंद में आपको चौपाई पढ़ना है, दोहा पढ़ना है और सुरठा पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं अलंकार में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलंकार में आपको पढ़ना है अनुप्रास अलंकार जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। तो यहाँ पे आपको अलंकार में 4 अलंकार पढ़ने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन 4 अलंकार को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रस, छंद, अलंकार को बहुत ही सिंपल डिफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप इसे बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं और इसे आप बहुत ही आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले रस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका रस। रस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हास्य रस को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हास्य रस आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका परिभाषा समझेंगे, उसके बाद इसका उदाहरण समझेंगे। बहुत ही आसानी से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान देंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव जो है वो हास है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाते हैं। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो वहां पे आपको बताना होता है कि हास्य है। ठीक है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं, तो चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे, जब काव्य में किसी विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, रंग, रूप एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न हो तो वहां हास्य रस होता है। क्या कहा जा रहा है? जब काव्य में, यानी कि जब कविता में किसी की विचित्र, यानी कि जब भी किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, यानी कि वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा, जैसे आप किसी को देखते हैं, कोई लोग अपना वेशभूषा ऐसा बनाए रखते हैं। अगर आप पुष्पा मूवी देखे होंगे तो उसमें आप देख सकते होंगे कि वहां पर जो है पुष्पराज जो होता है वो अपना वेशभूषा कैसे बनाया रहता है। तो वहां पे जैसे विचित्र वेशभूषा हो गया, अटपटी आकृति हो गई, कुछ ऐसी आकृति होती है जिसे देख करके जो है हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है।
कुछ रंग रूप ऐसे होते हैं, किसी का व्यवहार ऐसा होता है जिसे देख करके, पढ़ करके, सुन करके अगर हृदय में हास का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर हास्य रस होता है। यानी कि यहाँ पे सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि किसी का ऐसा विचित्र वेशभूषा हो, यानी कि ऐसी अटपटी आकृति हो, या फिर ऐसा किसी का व्यवहार हो जिसे पढ़ करके, देख करके, सुन करके हृदय में यानी कि दिल में हास का भाव उत्पन्न हो, यानी कि हंसी का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पे हास्य रस होता है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। यहाँ पे हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे छोटा सा उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। मैं ऐसा सूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पंक्ति को पढ़ करके हृदय में हास का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या कहा जा रहा है? मैं ऐसा सूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसा सूरवीर हूँ कि मैं पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे कागज तो कोई भी मरोड़ सकता है, इसमें सूरवीर होने की क्या जरूरत है? कागज तो छोटा सा बच्चा भी मरोड़ देगा। तो इस तरीके से अगर जो कोई पंक्ति होती है उसको पढ़ करके हृदय में हंसी यानी कि हास का भाव उत्पन्न हो तो वहां पे हास्य रस होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है और बहुत ही सिंपल उदाहरण है, इसे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका करुण रस। करुण रस भी बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यानी कि करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका परिभाषा देखेंगे, जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई नुकसान होने पर हृदय शोक से भर जाए तो वहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई नुकसान होने पर हृदय जो है यानी कि दिल जो है शोक से यानी कि दुख से भर जाए तो वहाँ करुण रस होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, यानी कि आपका कोई प्रिय मित्र है, या फिर आपकी मनचाही कोई वस्तु है, तो उसको कोई दुख होता है, यानी कि उसको कोई तकलीफ होता है, तो आपके अंदर जो है दुख का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि आपको जो है दुख होता है, आपके हृदय में जो है वो शोक का भाव उत्पन्न होता है। तो इस परिस्थिति में जो है वो करुण रस होता है। यहाँ पे हम आपको छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे समझेंगे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो यहाँ पे एक स्त्री को कहा जा रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो इस पंक्ति को पढ़ करके, इस लाइन को पढ़ करके हृदय में शोक का यानी कि दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो है करुण रस का उदाहरण है, आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप करुण रस का बहुत ही सिंपल उदाहरण और परिभाषा देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वीर रस। तो वीर रस की क्या परिभाषा है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, यानी कि वीर रस का जो स्थायी भाव है ये उत्साह है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है ना, उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप बहुविकल्पी प्रश्नों का भी उत्तर दे पाएंगे। तो चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास किया करिए, चीजों को रटने का प्रयास मत किया करिए, ठीक है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझे रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसका परिभाषा देखते हैं। जब किसी कविता में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न करते हैं तो वहाँ वीर रस होता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है, जब किसी कविता में, जब किसी काव्य में वर्णित प्रसंग यानी कि दिए हुए प्रसंग हमारे हृदय में उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब किसी कविता में दिए हुए प्रसंग हमारे हृदय में यानी कि दिल में उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं तो वहाँ पे वीर रस होता है। मान लीजिए कोई पंक्ति आप पढ़ रहे हैं, कोई लाइन पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ करके आप प्रेरित हो रहे हैं, यानी कि वो प्रेरणादायक पंक्ति है। जैसे कोई मोटिवेशन पंक्ति पढ़ते हैं तो उसे पढ़ करके हृदय में जो है उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे वीर रस होता है। यहाँ पे हम छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो,
तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो इस लाइन को पढ़ करके दिल में जो है हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ये प्रेरणादायक पंक्ति है, एक मोटिवेशन पंक्ति है। तो इस पंक्ति को पढ़ करके हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो है वीर रस का उदाहरण है। यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि वीर रस है। तो ये है बहुत ही सिंपल परिभाषा और उदाहरण, आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है वीर रस, करुण रस और हास्य रस, 3 रस बताए हैं जो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम छंद को देख लेते हैं। छंद क्या है? छंद में आपको सबसे पहले पढ़ना है चौपाई। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चौपाई पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे चौपाई की क्या परिभाषा है और क्या उदाहरण है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिए। चौपाई सममात्रिक छंद है, यानी कि चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी कि चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। इसमें जो चरण होते हैं ना, इसमें समान मात्राएं होती हैं। यानी कि इनके जो 4 चरण होते हैं, इनमें जो मात्राएं होती हैं वो समान ही होती हैं। यानी कि चारों चरण में जो है वो 16-16 मात्राएं ही होती हैं। यहाँ पे हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसमें जो चरण है ना, इसमें 16-16 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्राएं हमने लगा दिया है। यहाँ पर हम आपको लगा करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। थोड़ा सा जगह कम है, आप लोग समझने का प्रयास करिए। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम गिनेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे जो है आपकी 16 मात्राएं हो रही हैं। तो इन सभी में आप गिनेंगे तो 16-16 ही मात्राएं होंगी। यहाँ पे जैसे हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें 16 मात्राएं हैं। इसमें भी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें भी 16 मात्राएं हैं। तो चारों चरण में ना 16-16 मात्राएं ही हैं। तो इसलिए ये सममात्रिक छंद है। तो ध्यान रखिएगा, चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक चरण में, यानी कि हर एक चरण में जो है वो 16-16 मात्राएं होती हैं। इसीलिए हम इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये है आपका सममात्रिक छंद। परिभाषा और उदाहरण बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका दोहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि इसमें जो 4 चरण होते हैं इसमें मात्राएं समान नहीं होती हैं। ठीक है, 2 में कुछ होती हैं, 2 में कुछ होती हैं। यानी कि इनमें जो 4 चरण होते हैं ना, इसमें मात्राएं समान नहीं होती हैं। इसलिए इसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 4 चरण होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे हम आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दोहा का उदाहरण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आप लोग इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके पहले और तीसरे चरण में जो है वो 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पे अभी हम आपको मात्रा लगा करके दिखाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला चरण है इसमें 13 मात्राएं होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो जाएगा 1, 2, 3, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 2, ये हो जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, तो इसे हम गिनेंगे अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे जो है 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है, यहाँ पे हम हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसको हम गिनेंगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 11 मात्राएं हो जाएंगी। अब इसमें देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1,
यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा आ है, तो इस तरीके से अगर हम गिनेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे जो है ये 13 मात्राएं हो जाएंगी। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे आपका टोटल 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले और तीसरे में जो है 13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे में जो है यहाँ पे 11 मात्राएं दी गई हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल परिभाषा है और बहुत ही सिंपल उदाहरण है, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेन होता है वो मात्रा लगाना ही होता है। बहुत सारे बच्चे जो है मात्रा नहीं लगा पाते हैं। अगर आपको मात्रा लगाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे मात्रा कैसे लगाया जाता है, तो उस वीडियो को देख करके आप लोग मात्रा लगाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला है आपका सोरठा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे। सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी कि सोरठा जो है ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यानी कि सोरठा जो है ये दोहे का उल्टा होता है। यहाँ पे जो है इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और दोहा में क्या होता है, दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण जो है बहुत ही सिंपल है। ये उदाहरण मुझे क्लास 10 से ही याद है, बहुत ही सिंपल उदाहरण है। आप लोग इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। उदाहरण देखेंगे, जो सुमिरत सीधी होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आपको मात्रा लगा करके दिखाते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आइए हम मात्रा लगाते हैं। यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मात्रा लगा लेंगे। यहाँ पे हम गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से यहाँ पे 11 मात्राएं हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे जो है 13 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 11 मात्राएं हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम गिनेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे टोटल 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको मात्रा लगाना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले और तीसरे में 11 हैं, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल परिभाषा है और बहुत ही सिंपल उदाहरण है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया छंद में 3 यानी कि दोहा, सोरठा और चौपाई। अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं, इन 3 छंद को आप तैयार करते हैं, तो आपके 2 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि क्या इसके अलावा हम और ना पढ़ें, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इनको जरूर पढ़िए। अगर आप इनको पढ़ करके जाते हैं ना, तो आपके 6 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप इसके अलावा भी और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनको जरूर पढ़िए। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने रस छंद को पढ़ लिया है। अब चलिए हम अलंकार को देखते हैं।
तो ये है आपका अलंकार, जिसमें सबसे पहले है आपका अनुप्रास अलंकार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे हम इसका पहले परिभाषा देखेंगे। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि कहा जा रहा है कि जब किसी कविता में वर्ण की आवृत्ति, यानी कि जो आपका वर्णमाला है उसमें से कोई भी अक्षर जो है 2 या 2 से अधिक बार दिया गया हो, यानी कि 2 या 2 से उसकी आवृत्ति अधिक बार हुई हो, तो वहां पे जो है अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं च वर्ण की आवृत्ति है, ये यहाँ पे 2 से अधिक बार हुई है। च वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार की गई है, इसका मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे कहा जा रहा है जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं च वर्ण की आवृत्ति जो है यहाँ पे 3 बार हुई है, यानी कि ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे साफ स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप छोटा सा स्पष्टीकरण लिख देंगे। इन पंक्तियों में च वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे आप छोटा सा स्पष्टीकरण लिखेंगे कि इन पंक्तियों में च वर्ण की आवृत्ति जो है 2 से अधिक बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको लिखना होता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने कलर का यूज किया है, कलर वाइज पेन का यूज किया है। तो आपको कलर वाइज पेन का यूज नहीं करना है, आपको ब्लैक और ब्लू का ही यूज करना है। आई होप आप सभी को पता है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका यमक अलंकार। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको देखेंगे। यहाँ पे आप समझेंगे, जब काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कविता में एक ही शब्द की आवृत्ति हो और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। मान लीजिए कोई पंक्ति दी गई है, कोई कविता दिया गया है, वहां पे एक ही शब्द आपको कई बार देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक ही शब्द आपको 2 बार देखने को मिल रहे हैं और दोनों शब्द के अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। शब्द तो एक ही है लेकिन उनके अर्थ अलग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पे यमक अलंकार होगा। यहाँ पे आप उदाहरण से समझेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सजना शब्द जो है ये 2 बार आया हुआ है। सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे सजना है, यानी कि संवरना है, तैयार होना है सजना के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे सजना है, यानी कि संवरना है, तैयार होना है। सजना यानी कि अपने पति के लिए कह सकते हैं, अपने प्रेमी के लिए कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक नायिका कह रही है नायक को कि मुझे तैयार होना है, मुझे सजना है, संवरना है नायक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा स्पष्टीकरण लिखेंगे। इस पंक्ति में सजना शब्द 2 बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्पष्टीकरण में कि एक शब्द का अर्थ क्या है और दूसरे शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पहला जो सजना है इसका अर्थ है संवरना, ठीक है, सजना संवरना यानी कि तैयार होना, संवरना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। और दूसरा सजना का अर्थ है यानी कि नायक कह सकते हैं या फिर प्रेमी भी कह सकते हैं यहाँ पे हम। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आप छोटा सा स्पष्टीकरण भी लिख देंगे। तो ये है आपका यमक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है रूपक अलंकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझेंगे, जहां पर उपमेय और उपमान का एक रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय और उपमान का एक रूप मान लिया जाता है, यानी कि जहां उपमेय और उपमान का एक रूप मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप ध्यान से समझे रहेंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे किसी भी अलंकार को कि उसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, चरण कमल बंदऊ हरिराई। तो यहाँ पे हरि के चरण जो है वो कमल से यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पे हरि के चरण की जो तुलना है वो कमल से की जा रही है। तो
तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे उपमेय और उपमान का एक रूप मान लिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा स्पष्टीकरण लिखना होगा, यानी कि उपमेय किसको कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे चरण की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चरण, ठीक है। तो यहाँ पे हम चरण लिखेंगे और यहाँ पे उपमान में क्या लिखेंगे, उपमान में हम लिखेंगे जिससे तुलना की जाए, यानी कि जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पे किससे तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे कमल से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप स्पष्टीकरण लिख देंगे। तो ये था रूपक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए लास्ट देखते हैं, उपमा अलंकार को भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, आकृति, स्वभाव में समानता के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि कहा जा रहा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, आकृति, स्वभाव के समानता के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे जब किसी की तुलना किसी की तरह की जाती है ना, तो वहां पे जो उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पीपर पात सरस मन डोला। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपल के पत्ते की तरह मन मेरा डोला। तो यहाँ पे मन डोल रहा है किसकी तरह, पीपल के पत्ते की तरह। तो पीपल के पत्ते की तरह जो है मन डोल रहा है। तो यहाँ पे आप स्पष्टीकरण लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, उपमेय मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे आप लोग बहुत ही आसानी से स्पष्टीकरण को लिख सकते हैं। तो उपमेय कौन हो जाएगा, यानी कि जिसकी तुलना की जाए। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे मन की तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे किससे तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। यानी कि मेरा मन जो है वो पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। पीपर पात सरस मंडोला, यानी कि पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल रहा है। तो यहाँ पे मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो यहाँ पे उपमेय में लिखेंगे हम मन, ठीक है, और उपमान में हम लिख देंगे पीपल पात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे पीपर पात। तो इस तरीके से आप स्पष्टीकरण लिख देंगे तो आपके 2 नंबर जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 3 रस, 3 छंद और 4 अलंकार, जो कि 2-2 नंबर के हैं। अगर आप इन तीनों को तैयार कर लेते हैं, तीनों टॉपिक को, तो आपके 6 नंबर जो हैं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके पूरे के पूरे 6 नंबर क्लियर कर दिया है। आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 22 फरवरी को 100% देखने को मिलेंगे। 100% आपको ये देखने को मिलेंगे, तो आपको इन्हें तैयार कर लेने हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे दे देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।